गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एज कैप फॉर सरोगेसी। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर दिया है अपना वर्डिक्ट। मल्टीपल पटिशंस जो चैलेंज कर रही थी एज रिस्ट्रिक्शंस सरोगेसी एक्ट के द्वारा। तो अब अगर हम देखें लीगल जो फ्रेमवर्क है जो सरोगेसी को इंडिया में गवर्न करता है, वो है सरोगेसी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। अब ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, क्यों लाए गए थे रूल्स या लॉ? ताकि कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया जा सके और ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही जो है सिर्फ हो सके। तो इसमें एज लिमिट रखी गई है कपल्स के लिए। वेमेन के लिए 23 to 50 ईयर्स, मेन के लिए 26 to 55 ईयर्स। एक सिंगल वेमेन है तो उनके लिए जो है सिर्फ विडोज़ या डाइवोर्सेस के लिए 35 to 45 एज रखी गई है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी भी होता है, ठीक है। तो ये क्यों किया गया था? ताकि कमोडिफिकेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव सर्विसेज की वो रोकी जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि सरोगेसी जो है वो सिर्फ तभी यूज़ हो जब मेडिकली नेसेसरी है और सिर्फ तब हो जब मेडिकल एडवाइस पर जो है बेस्ड हो, ठीक है। तो पटिशनर्स ने क्या आर्ग्यू किया? उन्होंने कहा कि जिन्होंने फर्टिलिटी प्रोसीजर्स शुरू कर दिए थे इस लॉ के आने से पहले से ही, उनको इससे एग्जेम्पशन दी जाए। और एज बार जो है उनको रेट्रोएक्टिवली डिस्क्वालीफाई कर रहा है मिड प्रोसेस के अंदर। तो ये उनकी राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है और इन्फ्रिंजमेंट भी हो रही है उनकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और पर्सनल लिबर्टी की। और कोई ग्रैंडफादर क्लॉज नहीं है इसके अंदर। ग्रैंडफादर क्लॉज का मतलब क्या होता है कि कोई एक्ट आने के पहले जो सिचुएशन चल रही थी वो एक्ट वो उन लोगों को मतलब वैसे ही करने देना चाहिए। समझ लो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि गवर्नमेंट ये लॉ ले आए कि 2020 के बाद जो घर बने हैं उन सब पर सोलर पैनल्स जो है वो कंपलसरी होंगे। तो जो मतलब 2020 से पहले के घर हैं उनको जो है वो सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ग्रैंडफादर क्लॉज में प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ब्रॉडर इशू इसमें रेज़ किए गए कि अनमैरिड जो सिंगल वेमेन है उनके एलिजिबिलिटी को एक्सक्लूड किया गया है जो कि आर्बिट्रेरी है। अब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि एज लिमिट्स जो है हमने नेचुरल रिप्रोडक्टिव टाइमलाइंस और मेडिकल सेफ्टी के बेसिस पर बनाई हैं और एडवांस्ड पेरेंटल एज की वजह से जो है चाइल्ड की हेल्थ और पेरेंट्स की भी लॉन्जिविटी को फ़र्क पड़ता है और ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी अलाइंड है। कोर्ट ने लेकिन क्वेश्चन किया कि क्या जो रैशनल नेक्सस है एज कैप में और इंटेंट ऑफ द एक्ट में, और उन्होंने कहा कि लैक ऑफ कंपैशन है लॉ के अंदर। लॉ जो है वो कमर्शियल सरोगेसी को रेगुलेट करना चाहता है पर वो जेन्युइन पेरेंटहुड को डिनाई नहीं करना चाहिए उसे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइजिंग एनर्जी डिमांड्स और क्लाइमेट कंसर्न्स की वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा एफिशिएंट और स्केलेबल ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। सिर्फ सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स और ग्रीन हाइड्रोजन पर ही सीमित नहीं रहना चाहिए। तो ये दोनों जो हैं ये अब सफिशेंट नहीं है अपने करंट फॉर्म्स में। फ्यूचर डिमांड जो है वो ज़्यादा रीन्यूएबल डिप्लॉयमेंट की बात कर रही हैं और ज़्यादा एफिशिएंट डाइवर्स स्केलेबल ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हमें इसलिए चाहिए, ठीक है, जो स्मार्ट भी हों। तो सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स जो है 1954 में जो है वो इन्वेंट हुए थे और वो बैकबोन बन चुके हैं रीन्यूएबल एनर्जी के वर्ल्ड वाइड। टिपिकली इनकी एफिशिएंसी जो है 15 से 21% होती है, लेकिन इसमें लैंड यूज़ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। 80% जो सिलिकॉन सोलर पैनल्स हैं वो चाइना से आते हैं, तो इसलिए स्ट्रेटजिक और सप्लाई चेन कंसर्न्स हैं इसके अगेंस्ट। इंडिया जिसकी 6 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो अपना सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक आउटपुट को एक्सपैंड कर रहा है ताकि, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सोलर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी जो है उसको फोकस करना पड़ेगा, जैसे गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म सेल्स, ठीक है, जिसमें 47% तक एफिशिएंसी जो है लैब्स में देखी गई है। ऐसे ही ग्रीन हाइड्रोजन जो कि रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है और इसको में जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस की थ्रू रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। एक प्रॉमिसिंग क्लीन क्लीन फ्यूल है ये। और इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है जितनी ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस भी हैं इससे। कन्वर्जन लॉसेस भी काफ़ी होते हैं। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो टेक्निकली तो क्लीन है लेकिन इसकी ओवरऑल जो लाइफ साइकिल एफिशिएंसी है वो पुअर है। तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए रिसर्चर्स कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस जो है, जिसमें आप प्लांट बेस्ड CO2 को मिमिक करते हो प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल्स, जैसे ग्रीन एथेनॉल, मेथनॉल या फिर ग्रीन अमोनिया,
डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। यूरोप जो है वो रिन्यूएबल फ्यूल्स फॉर नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन को भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो इंडिया को भी जो है ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो लैंड स्कार्सिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अर्बनाइजेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लिमिट जो है वो लिमिट करती हैं सोलर इंस्टॉलेशंस को। CO2 की कंसनट्रेशन जैसे जैसे राइज हो रही हैं, तो करंट ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो उतनी तेज़ी से आगे स्केल नहीं हो रही हैं, ठीक है, ताकि क्लाइमेट ट्रेंड्स को रिवर्स किया जा सके। तो हमें डबल डाउन करना पड़ेगा हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज़ पे, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल हो चुका है। तो सिर्फ स्केलिंग पर ही नहीं, बल्कि डाइवर्सिफाइड इनोवेशन पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, अपनी R&D स्पेंडिंग उस पर खर्च करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सप्लाई एंड यूज टेबल। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सप्लाई एंड यूज टेबल जो है 2020-21 और 2021-22 के लॉन्च किए हैं या रिलीज़ किए हैं। तो ये एक डिटेल्ड स्नैपशॉट होता है सभी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो इकोनॉमी में होते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ये देते हैं, जिससे कि हम अच्छे से GDP को मेजर कर सकते हैं। बहुत पावरफुल टूल होता है ये कंपेयर और रिकनसाइल करने का डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। तो सप्लाई टेबल जो है वो कैप्चर करता है टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, बोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड फ्रॉम इम्पोर्ट्स। और यूज टेबल जो है रिकॉर्ड करता है कि इन सर्विसेज का या इन प्रोडक्ट्स का कैसे यूटिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिप्रवाह रेलिक्स। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया है कि रिटर्न हुआ है पिप्रवाह रेलिक्स का लॉर्ड बुद्धा के इंडिया में। तो ये एसोसिएटेड है रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा से। इसमें बोन फ्रेगमेंट्स आते हैं, सोप स्टोन, क्रिस्टल कास्केट्स आते हैं, और ये कंफर्म किए गए हैं कि ये रेलिक्स हैं बुद्धा के, जो साक्या क्लैन के टाइम पर डिपॉजिट हुए थे। और इनको जो है इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में 1899 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इनको एंटीक्विटीज़ का टैग मिला हुआ है, मतलब कि ये इनका रिमूवल या सेल प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रांट इन NCDC स्कीम। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 2000 करोड़ की, अगले 4 साल तक चलेगी। इसमें जो है NCDC को इनेबल किया जाएगा कि वो 20,000 करोड़ रुपए ओपन मार्केट से रेज कर सके ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो ये जो पैसा होगा ये NCDC कॉपरेटिव्स को लोन देने के लिए या न्यू प्रोजेक्ट्स या एक्सपेंशन ऑफ प्लांट्स में जो है वो खर्च करेगी, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी अपने यूज़ कर सकेगी। लगभग 9 करोड़ मेंबर्स जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, वो इससे बेनिफिट लेंगे। अब ऑफ कोर्स इसके थ्रू जो है कोऑपरेटिव्स को या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर डायरेक्टली जो है उसके थ्रू NCDC के थ्रू जो है वो लोन्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है वो हर केस में जो है लगाया जा रहा है अगर, तो उसको एक उसकी लिमिटेशंस की भी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का एक कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन है जो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग को गवर्न करता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब कोई एक एपेलेट कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, तो जो उससे लोअर कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है वो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर में मर्ज हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर इशू पर एक से ज़्यादा डिक्री नहीं होंगी या ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन जो है वो उसको हम स्टैट्यूटरीली हमने रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, लेकिन ये स्टेटमेंट बन चुकी है जुडिशियल प्रॉपराइटी का। तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब एक बार डिसीजन अगर ले लिया एपेलेट कोर्ट ने या हायर अथॉरिटी ने, तो जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो मतलब ये डॉक्ट्रिन सॉल्व करती है उस इशू को कि कौन से ऑर्डर को हमने इन्फोर्स करना है, छोट जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को या हायर कोर्ट के ऑर्डर को, ठीक है। तो खासकर ये जब मल्टीपल ऑर्डर्स हों तो उसमें ये डॉक्ट्रिन काम आती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UN विमेन। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। UN विमेन ने रिसेंटली अपनी 15th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की है। जो ये एक UN की एंटिटी है जो जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पर को डेडिकेटेड है। जुलाई 2010 में इसको क्रिएट किया गया था इंटर गवर्नमेंटल बॉडी इसको सपोर्ट करने के लिए। मेंबर स्टेट्स को हेल्प करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। लीड और कोऑर्डिनेट करती है UN सिस्टम्स वर्क ऑन जेंडर इक्वालिटी। ग्लोबली काम करती है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक रियलिटी बनाया जा सके विमेन एंड गर्ल्स के लिए।
यूएन विमेन वर्क करता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट पार्टनर्स के लिए भी, ताकि पॉलिसीज़, लॉज, सर्विसेज, रिसोर्सेज जो हैं, जो वुमेन को ज़रूरत होती है इक्वालिटी की तरफ मूव होने के लिए, वो इन्फोर्स हो सके। यूएन सेक्रेटरी जनरल का डेटाबेस ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को भी यही मेंटेन करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस हिमगिरी। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आईएनएस हिमगिरी को डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को कोलकाता में। तो ये थर्ड शिप है नीलगिरी क्लास की। इसको वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है और ओवरसी किया है वॉरशिप ओवरसीइंग टीम कोलकाता ने। और ये इसमें एडवांस वेपन और सेंसरी सूट्स हैं। इसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम जो हैं वो लगाए गए हैं। इंडिजिनस कंटेंट इसका 75% है, जिसमें लगभग 200 MSMEs जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is age cap for surrogacy. This topic is important for your social issues. Supreme Court of India has reserved its verdict on multiple petitions which challenge the age restrictions imposed by the Surrogacy Regulation Act of 2021 and Assisted Reproductive Technology Regulation Act of 2021. Okay, especially when the surrogacy process was initiated before the enactment of these laws. So, what is the legal framework which governs surrogacy in India? So, of course, the Surrogacy and ART Regulation Acts of 2021, they ban commercial surrogacy and they promote altruistic surrogacy only. The age limit for the couples stand at 23 to 50 years for women and 26 to 55 years for men. For a single woman who are only widows or divorcees, they must be aged between 35 to 45 years. There is also a requirement of certificate of essentiality, okay, that this surrogacy is essential for this couple. So the purpose is to prevent commodification of reproductive services and ensure that surrogacy is used only when it's a medical necessity. So it must be based on expert medical advice to safeguard child and mother's health. But the petitioners are arguing that we have started fertility procedures much before the law came into force, but this age bar is retroactively disqualifying us from the mid process during the mid process, and they're saying that this is an arbitrary classification which is violating their right to equality. It is also infringing on their reproductive autonomy and personal liberty of under Article 21. So the broader issue raised is that of exclusion of unmarried single women from eligibility, which is arbitrary. So government is saying that age limits are based on natural reproductive timelines, and they are important for medical safety. Advanced parental age poses risk to child's health and parents' longevity also, and it also aligns with international best practices. But the court has questioned the rational nexus of age cap with the intent of the act. The court has emphasized the lack of compassion in the law. The court has stressed that the law aims to regulate commercial surrogacy, but it should not deny genuine parenthood. So the next topic is green technologies. This topic is important for our environment section. Amid rising energy demands and climate concerns, experts are calling for a shift towards more efficient and scalable green technologies beyond conventional silicon photovoltaics and green hydrogen. Okay. So while green technologies like silicon photovoltaics and green hydrogen have catalyzed a global energy transition, they are no longer sufficient in their current forms. The future demands not just more renewable deployment but also smarter, more efficient, diverse, and scalable greener technologies. So, if we look at silicon photovoltaics, they were invented in 1954, and the silicon photovoltaics became the backbone of renewable energy worldwide. Their typical efficiency range between 15 to 21%. The land use intensity is very high, and 80% of the silicon solar panels come from China, which raises strategic and supply chain concerns. India is having 6 gigawatt of production capacity and it is expanding its silicon photovoltaic output also. But it must move towards next generation solar technologies like gallium arsenide thin film cells, which have demonstrated up to 47% efficiency in labs. So there is also green hydrogen concerns, which is a promising clean fuel, but electrolysis consumes more energy than the energy value of the hydrogen that it produces. Apart from that, storage and transportation concerns are also there due to hydrogen's low density.
There are also conversion losses in creating and later separating hydrogen from green ammonia or methanol. Therefore, while green hydrogen is technically clean, its overall life cycle efficiency is poor. Okay. So, to overcome these hurdles, researchers are exploring artificial photosynthesis to mimic plant based CO2 recycling to produce fuels like green methanol and green ammonia. Europe is also pushing ahead with renewable fuels of non biological origin, which avoid biomass and use pure renewable inputs. Okay. So, in all these cases, land scarcity is becoming a significant constraint because of urbanization and biodiversity conservation limits, which of course limits the availability of large tracts for solar installations. There is also rising CO2 concentrations, and current green technologies are not scaling fast enough to reverse these climate trends. Therefore, doubling down on high efficiency technologies becomes essential. So, therefore, government must now shift from just deployment to diversify their innovation by increasing R&D spending, public-private partnerships, strategic support for deep tech innovations, and redesigning of subsidies. Okay. So the next topic is supply and use table. This topic is important for your economy section. So recently, Ministry of Statistics and Program Implementation has released the supply and use tables for 2022-2021 and 2021-2022 financial years. So this represents a detailed snapshot of all economic activities taking place in the economy. They offer a comprehensive framework which integrates the three approaches to measuring GDP, that is production, income, and expenditure within a unified structure. So, this is a very powerful tool for comparing and reconciling data from diverse sources. Supply table captures basically the total supply of goods and services both from domestic production by industry and from imports. In contrast, the use table records the utilization of these products. Okay. So the next topic is Piprahva relics. This topic is important for your art and culture section. So Ministry of Culture has proudly announced the historic return of the sacred Piprahva relics of Lord Buddha to their rightful home in India. So Piprahva relics are associated with the mortal remains of Lord Buddha, and these include bone fragments, soapstone, and crystal caskets, and uh, they are confirmed as relics of Buddha deposited by the Sakya clan. In 1899, they were transferred to the Indian Museum of Kolkata, and they are classified as AA antiquities under Indian law, which prohibit their removal or sale. So the next topic is grant in NCDC scheme. This topic is important for your economy section. So Union Cabinet has approved the central sector scheme grant in aid to NCDC, which is a central sector scheme with an outlay of 2000 crore rupees for a period of 4 years, which this approval of grants will enable NCDC to raise 20,000 crore from the open market over the next 4 years, and these funds will be utilized by the NCDC for granting loans to cooperatives for setting up new projects or expansion of plants, and loans for meeting the working capital requirements. Approximately 9 crore members of about 13,288 crore 13,288 cooperative societies are likely to get benefited. So NCDC will provide loans to cooperatives through either state government or directly. Okay. So the next topic is doctrine of merger. This topic is important for our polity section. So Supreme Court has recently emphasized that application of doctrine of merger in every case should be accompanied by an awareness of its limitations also. So this doctrine of merger is a common law doctrine which governs the functioning of courts and tribunals. So it says that whenever an appellate court has passed an order, the order passed by the lower court is merged with that order. Okay, there cannot be more than one decree or operative order governing the same subject matter. So this doctrine is not recognized statutorily, but it is a statement of judicial propriety. Okay, and the essence of the doctrine of merger is that it is the only decision of the appellate, revisional, or higher authority that subsists, and the order under challenge ceases to have an independent existence. So this doctrine solves the issue of which order must be enforced, and it and given importance if there are multiple orders, okay, passed by both subordinate and superior courts on a single issue. So the next topic is UN Women. This topic is important for your social issues. So recently, UN Women celebrated its 15th anniversary,
It's the UN Women is the UN entity dedicated to gender equality and empowerment of women. It was created in July 2010 by UN General Assembly to support intergovernmental bodies like Commission on the Status of Women to formulate global standards, and it also helps member states implement these standards. It also leads and coordinates the UN system's work on gender equality. It works globally to make the vision of sustainable development goals a reality for women and girls. The UN Women works with government and non-government partners also to help them put in place policies, laws, services, and resources which women require to move forward to move towards equality. It also maintains the UN Secretary General's database on violence against women. So the next topic is INS Himgiri. This topic is important for your security section. Recently, INS Himgiri was delivered to the Indian Navy at GRSC Kolkata. This is the third ship of Nilgiri class and the first of the class built at Garden Reach Shipbuilders and Engineers. It is designed by the Warship Design Bureau and overseen by the Warship Overseeing Team of Kolkata. So these ships are fitted with advanced weapon and sensory suit, and they comprise of supersonic surface to surface missile system, medium range surface to air missile system, rapid fire close in weapon systems, and it has indigenous content of 75%, which has involved over 200 MSMEs at GRSC. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.